जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 की जीके जीएस की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम 15/15 स्कोर वाली हमारी क्लास है। क्लास नंबर 11 है। बाकी क्लासेज का टाइम सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, साथ में आपको हरियाणा करंट अफेयर्स करवाई जाती है। जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, मैथ्स आपको डेली रात को 9 बजे। साथ में आपको इस नंबर के ऊपर 230 रुपीज़ में इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज पीडीएफ आपको 230 रुपीज़ में विद हरियाणा करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ हमने आपको होमवर्क के रूप में भी दिए थे। तो क्वेश्चन आपके सामने कि कब औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया था? तो औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य के अंदर 1686 के अंदर मिला लिया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। औरंगजेब का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा है? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर कैसे पूछता है, जैसे सभी शासक का नाम दे देगा और उनका कालक्रम आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनका कालक्रम क्या है, यानी कि पहले किसका शासन था, उसके बाद में किसका। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये डेट याद जरूरी करनी है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और औरंगजेब की सबसे जो महत्वपूर्ण जो विजय थी वो थी दक्षिण विजय अभियान। दक्षिण विजय अभियान इनके द्वारा चलाया गया और 1686 में बीजापुर के ऊपर और 1687 में गोलकुंडा के अंदर, 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया। ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ है। और मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे, वो था औरंगजेब। और औरंगजेब को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एचएसएससी के द्वारा कि जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। 1679 ईस्वी के अंदर हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का पुनः प्रारंभ किसने किया था? जजिया कर किसके ऊपर लगाया था? हिंदुओं के ऊपर लगाया था। औरंगजेब ने लगाया था 1679 ईस्वी के अंदर। और 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? राइट ऑप्शन रहेगा बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। बहादुर शाह प्रथम को अपने शासक चलाने के अंदर बहुत ज्यादा अभिरुचि थी, इसी कारण उसको शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक आपका यहाँ पे जहांदर शाह का नाम आता है कि जहांदर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। लंपट मूर्ख, ठीक है, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि किसको दी थी? राममोहन राय को। राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, ईरान के शासक नादिर शाह ने कब दिल्ली शहर को लूटा था? दिल्ली शहर को लूटा था 1739 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1739 में फारस यानी कि ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और नादिर शाह लगभग यहाँ पे दिल्ली के अंदर 50 दिन तक रहा। दिल्ली से लूटपाट के दौरान तख्ते ताउस लूट कर लेकर गया। तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, ठीक है। तख्ते ताउस भी ये दिल्ली से लूट कर लेकर गया। तख्ते ताउस लेकर लूट के गया। कोहिनूर हीरा अपने साथ में लेकर गया था। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम मद्रास के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास के अंदर हुई थी। एक आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नक। कलकत्ता के संस्थापक का नाम था जॉब चार्नक, ठीक है। और 1797 में प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1797 ईस्वी के अंदर। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुछ व्यापारिक यूरोपीय कंपनियां आई और उन्होंने अपना अपना अधिकार स्थापित किया। सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी आई, उसके बाद में कौन सी। सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आए, सबसे पहले पुर्तगाली के बाद में डच। यहाँ पे मैं कालक्रम इनका लिख रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन है ये इस प्रकार का बहुत बार पूछा जाता है। पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में डच, डचों के बाद में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। डेन आए, अंग्रेजों के बाद में डेन, डेन के बाद में फ्रांसीसी। ठीक है, ये सब इनका व्यापारिक कंपनियों का कालक्रम है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। एक था पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा। एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ये भारत के अंदर कब आया था? 1498 ईस्वी के अंदर आया था, 1498 में। कहाँ पर पहुंचा था ये? कौन से बंदरगाह के ऊपर भारत के अंदर आया था? कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह भारत में ये पहुंचा था। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय जिन्होंने ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, डी या अल्मीडा भी बोलते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था और ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और शक्ति का संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। उसी से संबंधित है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, एक आपका नाम आता है यहाँ पे कार्नवालिस। कार्नवालिस भारत में किसके संस्थापक थे? भारत की न्यायिक संगठन, भारत के न्यायिक संगठन के संस्थापक कार्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है, और क्या थे? भारत के अंदर नागरिक सेवा, पुलिस व्यवस्था के जनक, सिविल सेवा यानी कि नागरिक सेवा, भारत में नागरिक सेवा और पुलिस सेवा, नागरिक सेवा पुलिस व्यवस्था के जनक, पुलिस व्यवस्था के जनक कौन थे? कार्नवालिस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। वर्ष 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किसके मध्य में लड़ा गया? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। नादिर शाह ईरान यानी कि फारस का शासक था। ईरान का नेपोलियन भी नादिर शाह को कहा जाता था, यानी कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था, ईरान का नेपोलियन। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। नादिर शाह को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह, सॉरी यहाँ पे मोहम्मद शाह आएगा। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? रंगीला के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह की जो मुगल सेना थी उनके बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसके दौरान मुगल सम्राट कौन था? उसके दौरान मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक सदाशिव राव के बीच में लड़ा गया था और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव
और विश्वास राव के द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ में इस युद्ध में अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला रोहिला। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला रोहिला किसके साथ में थे? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ में थे। ठीक है, और पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ उसमें शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना और किसकी संयुक्त सेना के मध्य में हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? 1764 ईस्वी के अंदर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो एक अंग्रेज थे, उनके नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना और मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की जो सेना थी उनके बीच में लड़ा गया था। यानी कि हेक्टर मुनरो की जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली जो सेना थी और मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इनकी सेना के बीच में लड़ा गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बक्सर के युद्ध के अंदर विजय हुई और बंगाल के अंदर अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी, यानी कि अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की गई। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? अभी आपको बताया 1764 के अंदर लड़ा गया। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया। किस मुगल सम्राट ने किया? कब किया? 1765 ईस्वी के अंदर। 1765 में एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? यानी कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी भाई? इलाहाबाद की प्रथम संधि, जिसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को स्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी और इसके बदले में कंपनी के द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देने की बात कही गई। और इलाहाबाद की प्रथम संधि किस किस के बीच में हुई थी? एक मुगल सम्राट थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और एक अंग्रेज गवर्नर जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के बीच में 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को स्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी कंपनी को प्रदान कर दी और उसके बदले में कंपनी के द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना निर्धारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पुरंदर की संधि कब हुई थी भाई? 1665 के अंदर हुई थी। पूरी डेट पूछी जाए तो 11 जून 1665 को हुई थी। जयसिंह प्रथम, शिवाजी और छत्रपति शिवाजी के बीच में, यानी कि छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में संधि हुई थी। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब। यानी कि जब पुरंदर की संधि हुई तो उस समय मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। जयसिंह प्रथम कौन थे? मुगल काल के अंदर सेनापति के पद पर सबसे अधिक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल सम्राट में कौन से सेनापति थे जिन्होंने सबसे अधिक समय तक सेवाएं प्रदान की, वो थे जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। शाहजहां के द्वारा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था छत्रपति शिवाजी महाराज। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही पूछ लिया जाता है बहुत बार। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ? 1627 में हुआ, महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग के अंदर। महाराष्ट्र के शिवनेर दुर्ग के अंदर इनका जन्म हुआ था। शिवनेर दुर्ग 1627 के अंदर। पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए, पिता का नाम था शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। माता का नाम था जीजाबाई। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई। और इनके जो राजनीतिक गुरु यानी कि जो संरक्षक थे, राजनीतिक गुरु थे, वो थे दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव। कोंडदेव। ठीक है। आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास। गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे।
1674 के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 के अंदर हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? राजगढ़, जिसको अभी किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के अंदर है, रायगढ़ के नाम से जाना जाता है, रायगढ़। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। सबसे पहले 1646 के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। तोरण के किले को अधिकृत किया था, यानी कि उसके ऊपर अधिकार स्थापित किया था। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। रायगढ़ के अंदर ही इनका समाधि स्थल है। और शिवाजी के मंत्रिमंडल में, शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्री रहते थे, जिनको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, अष्टप्रधान। नेक्स्ट, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? भाई, सालबाई की संधि हुई थी। राइट ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था इसी संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से लेकर 82 ईस्वी तक चला था। 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। और 17 मई 1782 को 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सालबाई की संधि हुई थी। किस किस के बीच में? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इसी संधि के तहत 1782 के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? वो थे डेविड एंडरसन। डेविड एंडरसन ने सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सालबाई की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे जब संधि हुई, सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? बहुत बार पूछा जाता है, इनकी युद्ध की अवधि पूछ ली जाती है। 1803 से 1805। 1803 से 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में किस फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग 1 सदी के संघर्ष को समाप्त कर दिया? तो वो हुआ था भाई वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? इसके अंदर अंग्रेज विजयी हुए थे। और वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजी सेनानायक थे उनका नाम था आयरकुट, सर आयरकुट। आयरकुट, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 1763 के अंदर, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है, कर्नाटक के युद्ध के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। पांडिचेरी की संधि हुई थी 1754 में। किसकी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी, जिसके तहत जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था उसका अंत हुआ था। पांडिचेरी की संधि 1754 के अंदर हुई थी, बस इतना याद रखना है। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में कौन सी नदी के तट पर स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा हुगली। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली, हुगली कहां पर है? बंगाल के अंदर। बंगाल में हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर स्थापना की गई थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर व्यापार शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि उन्होंने ही बंगाल के अंदर व्यापार शुरू किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी के अंदर। चार्टर एक्ट, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? भारत में प्रथम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। बंगाल गजट कौन सी भाषा के अंदर प्रकाशित किया गया था? भाषा थी अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी के अंदर। 1780 ईस्वी के अंदर। कहां पर प्रकाशित किया गया था? कलकत्ता के अंदर इसको प्रकाशित किया गया। संपादक कौन थे? वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की।
एक आपसे पूछा जाता है दीनबंधु जी के द्वारा किस समाचार पत्र का संपादक किया गया? नील दर्पण। नील दर्पण के समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन की संधि अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे पूछा गया बेसिन की संधि, तो बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुई थी और पेशवा शासक थे बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में बेसिन की संधि पर पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि हुई थी। और बाजीराव जो द्वितीय थे वो अंतिम पेशवा शासक थे। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम पेशवा कौन था, मराठा अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय, ठीक है। और बाजीराव द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही जो पेशवा का पद था वो अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय और मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुई थी, बेसिन की संधि, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? आलीवाल का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। मुगल सेना, देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 100% था, मुगल सेना तो थी इनके बीच में, अकबर हेमू के बीच में। बक्सर के युद्ध में भी थी, हल्दी घाटी का युद्ध, लेकिन आलीवाल के युद्ध में नहीं थी भाई। आलीवाल का युद्ध कब लड़ा गया था? आलीवाल का युद्ध 1846 में। किसके बीच में? ब्रिटिश सेना और सिख सेना के बीच में। ब्रिटिश और सिख सेना के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इसमें मुगल सेना की महत्वपूर्ण भूमिका या कोई भी भूमिका इसके अंदर नहीं थी। ब्रिटिश और सिख सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। परिणाम ये हुआ था ब्रिटिश सेना इसके अंदर विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो आप लोग जानते होंगे, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, अकबर की इसके अंदर विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जून 1576 में, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और बक्सर का युद्ध तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? पंजाब का प्रसिद्ध शीश महल कहां पर है? पटियाला के अंदर है। महाराजा नरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। शीश महल कहां पर है? पटियाला पंजाब के अंदर है। शीश महल का अन्य नाम क्या है? द पैलेस ऑफ मिरर्स। द पैलेस ऑफ मिरर्स के नाम से भी शीश महल को जाना जाता है। अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब कब्जा किया था? अंग्रेजों ने 1856 के अंदर अवध साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश साम्राज्य में जब इनको मिलाया गया तो उस समय अवध के शासक कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। देखिए आपसे पूछा जाता है कि जब अवध को ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जब विलय किया गया अवध का, तो उस समय अवध के शासक यानी कि अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 के अंदर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? नाना साहेब किस पेशवा के पुत्र थे? नाना साहेब का अन्य नाम क्या है? वो भी आपसे पूछा जाता है। धोंडू पंत। नाना साहब का अन्य नाम क्या है? धोंडू पंत के नाम से जाना जाता था। कानपुर तो बाजीराव द्वितीय आ जाएगा। नाना साहेब कानपुर का जो विद्रोह हुआ था, कानपुर से 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो कानपुर से उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहेब कर रहे थे, ठीक है। नाना साहेब का अन्य नाम धोंडू पंत। नाना साहेब के पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो राइट ऑप्शन इसका पेशवा बाजीराव द्वितीय रहेगा। नाना साहेब किसके पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट है, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था भाई? राइट ऑप्शन रहेगा 1858 के अंदर। 1858 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम सचिव कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए भारत के राज्य सचिव, तो भारत के प्रथम सचिव कौन थे भाई? भारत के प्रथम सचिव का नाम बताइए कौन थे? भारत के प्रथम सचिव थे स्टेनली। स्टेनली भारत के प्रथम सचिव थे, स्टेनली। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय थे कैनिंग, ठीक है। कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे।
1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, कौन से 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके तहत कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनकी जो शक्तियां हैं वो भारत के राज्य सचिव के पास रखी गई, और इस राज्य सचिव को भारत का प्रशासन और ब्रिटिश सरकार के बीच में, यानी कि आप बोल सकते हैं बिचौलिए के रूप में एक माध्यम बनाया गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कहां पर हुई थी? सबसे पहले बंगाल के अंदर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1765 के अंदर की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल में 1765 में किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, और द्वैध शासन का बंगाल में अंत 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? 1772 में। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स, इनके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया था, वही 1772 ईस्वी के अंदर। और बंगाल के अंदर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से शहर के अंदर हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। धीरे धीरे अभी आपके यहाँ से ही जो आपकी पॉलिटी है यानी कि भारत के इतिहास में हम घुस जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआत होगी। आगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, जितने भी आंदोलन हुए महात्मा गांधी जी के द्वारा, बहुत सारे सम्मेलन हुए, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत क्या किया गया? ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार मिल गया, और सबसे पहले कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के तहत कहा जाने लगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता यानी कि जो बंगाल के अंदर है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। देखिए द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिस सोसाइटी का नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किसकी स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। एक थे हेनरी विवन डेरोजियो, इनके द्वारा यंग बंगाल की स्थापना, यंग बंगाल सोसाइटी की स्थापना की गई। यंग बंगाल सोसाइटी की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। तो यंग बंगाल हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई। नेक्स्ट है टॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित थे? रैयतवाड़ी। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक थे टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का जो श्रेय है वो 1792 के अंदर किसको जाता है? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को जाता है। टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में मद्रास के बहुत सारे अन्य भागों के अंदर इसको लागू किया गया था, लेकिन श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले वो जाता है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का 1792 में। बाद में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के बहुत सारे भागों के अंदर 1820 में इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंदर देखिए रैयत का मतलब होता है किसान, और स्वयं यानी कि भूस्वामी। जो किसान थे वो खुद भूमि के स्वामी होते थे। रैयत यानी किसान
रैयत भूमि को बेच सकते थे, गिरवी रख सकता था। किसान अपनी भूमि को बेच भी सकता था और गिरवी भी रख सकता था, ठीक है। और जो किसान थे वो अपनी जमीन के खुद के भुगतान के लिए खुद जिम्मेदार होते थे। भाई कोई जमीन कोई पैसा लेके भाग गया, कुछ हो गया, तो वो खुद ही जिम्मेदार होते थे, ठीक है। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो अंग्रेज, जो जिस टाइम अंग्रेज थे भारत के अंदर, उनके क्षेत्र का 51% भाग के अंदर ये लागू थी, 51% भाग के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी ब्रिटिश भारत के अंदर कुछ प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त थी, महालवाड़ी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त थी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन वर्ष 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक शुरू की गई थी? वो की गई थी बॉम्बे से ठाणे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच में, जिसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। और इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। भारत में रेलवे के जनक किसको कहा जाता है? भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है डलहौजी को, डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक में कॉर्नवालिस को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कॉर्नवालिस के समय में बंगाल और बिहार में किस व्यवस्था की स्थापना की गई थी? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त यानी कि बंगाल और बिहार के अंदर स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था यानी कि जो स्थापना की गई थी वो किसके समय में की गई थी? वो कॉर्नवालिस के समय में की गई थी। भारत में सिविल सेवा प्रशासनिक सेवा के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर, अगर आपसे पूछा जाए 2 बार गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र व्यक्ति का नाम है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की समाधि स्थल कहां पर है? गाजीपुर। और गाजीपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट है, राजानंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का जो आरोप है निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? राजानंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप किस पर लगाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजानंद कुमार को फांसी दे दी गई थी 1775 ईस्वी के अंदर। राजानंद कुमार की हत्या करने का जो आरोपी था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद के द्वारा इनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। कलकत्ता मदरसा के स्थापक, कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है वो 1781 में कॉर्नवालिस के वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही की गई थी। और इन्हीं के वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और एक और था पिट्स इंडिया एक्ट। ये हम क्या थे? ये हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही ये लागू हुए थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में राजस्व को निश्चित करने के लिए वर्ष 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? विलियम बेंटिंग, रिपन, कॉर्नवालिस, वेलेजली। आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताना है कि किसके द्वारा लागू की गई और कब स्थायी बंदोबस्त नीति की शुरुआत हुई थी। होमवर्क के रूप में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट पीडीएफ 88130588 230 रुपीज में मैथ्स आपको डेली रात को 9 बजे क्लास मिलती है, साइंस 2 बजे, जीके जी सुबह 11 बजे, हरियाणा जीके सुबह 7 बजे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।